हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बने रहिए राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जीडी एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो बने रहिए। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में है? तो आप सभी कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। तो बताइए धूपगढ़ चोटी किस राज्य में है? ज्योग्राफी के वही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस क्लास में जो रिपीटेड है एग्जाम में और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसलिए क्लास को मिस मत करिएगा, पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा और सारी की सारी चीजें आपको याद भी करनी है। तो बच्चों धूपगढ़ चोटी किस राज्य में है? धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब बात करें किस पर्वत की है, क्योंकि चोटियां तो पर्वतों की ही होती है। तो जो धूपगढ़ चोटी है वो है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत है बच्चों? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़ ऊंची चोटी है। कौन से राज्य में है? ये है आपकी मध्य प्रदेश में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई? In which of the following countries was the green revolution first started? तो आप जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से, फूड क्रॉप्स को उत्पादन को बढ़ावा देने से। आप ये भी जानते हैं पूरे विश्व में किसने शुरू की? तो सबसे पहले ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने की। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में हुई। किसने शुरुआत की? डॉक्टर स्वामीनाथन ने की। तो आप याद रखिए, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में एक क्रांति असफल रही है क्योंकि इसका उद्देश्य था भारत के सभी राज्यों में खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देना। लेकिन ये भारत के सभी राज्यों में सक्सेसफुल नहीं रही, केवल ये भारत के यूपी, हरियाणा और पंजाब में सफल रही। और जितनी भी फसलें हैं सभी खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने से संबंधित थी, लेकिन ये केवल गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने में सफल रही। तो बताइए, ये भी क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी सेम क्वेश्चन ना पूछ के उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़े से क्वेश्चन क्लियर हो। तो बात करते हैं हरित क्रांति की शुरुआत किसने की? ये तो आपको पता ही है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने की। लेकिन किस राज्य में हुई? तो आप याद रखेंगे मैक्सिको से स्टार्ट हुई आपकी हरित क्रांति, जिसमें खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ग्रेट मैन रोड रिवर किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द ग्रेट मैन मेड रिवर लोकेटेड? तो किस देश में ये स्थित है? तो सबसे पहले बात कर देंगे ये है क्या? ग्रेट मैन मेड रिवर। तो एक बार आंसर करें फटाफट से, कमेंट करके आंसर जरूर करते रहें। और जो भी न्यू स्टूडेंट होते हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी पहले से ही पढ़ रहे हैं वो सभी अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में सभी में शेयर करें। साथ ही साथ जो भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक, तो उस टेलीग्राम लिंक को आप ओपन करके टेलीग्राम लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन की पीडीएफ है वो वहीं पर आपको मिलने वाली है। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके जीडी एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं वो मिलते रहेंगे हर रोज। तो हर रोज रहिए आप 3 से 8 PM तक आपको मिलेगा जीडी बैच के लिए स्पेशल बैच, सभी क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के। तो बताइए आप, तो ये क्या है? तो इसका आंसर है बच्चों ये है आपका लीबिया। चलिए बात करते हैं ये क्या है। तो आपको पता है जो लीबिया है, लीबिया में पानी की खोज, भूमिगत पानी की खोज लगभग 1950 में हुई। लीबिया में पानी की खोज लगभग 1950 में हुई। तो ये पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, भूमिगत पाइपलाइन है ये लीबिया में। तो उसी का नाम रख दिया ग्रेट मैन मेड रिवर। ठीक है, रिवर से संबंधित आप समझ लेना। रिवर मींस रिवर में क्या होता है बच्चों? रिवर में होता है पानी। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये पाइपलाइन है, और रिवर मींस पानी। वैसे तो ये रिवर नहीं है लेकिन ये पाइपलाइन है, लेकिन आप उससे कनेक्ट कर लेंगे, रिवर में भी पानी होता है, नदियों में भी पानी होता है, और ये जो पाइपलाइन है इसमें भी ये पानी संबंधित है। किस देश में? लीबिया में। कब पानी की खोज हुई? तो 1950 में। भूमिगत की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहां पर स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वोयर इन द वर्ल्ड लोकेटेड? विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहां पर है? तो बताइए, जल ही जीवन है। आप जानते हैं जल के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है।
और अच्छी बात है, ये प्रकृति ने हमें निःशुल्क प्रदान किया है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। वैसे आजकल तो बड़ी बड़ी सिटीज में पानी भी बिकने लगा है, लेकिन प्रकृति ने तो निश्चित दिया है। वो अगर खराब हो चुका है, हमारे पास जो प्योर वाटर है वो उसकी कमी है, वो उसके कारण हम खुद हैं। प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ की। तो जल्दी से आंसर करेंगे तो याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है, बहुत ज्यादा नदियां नहीं है, सऊदी अरब के पास ओशन है, सीज है। तो सऊदी अरब में क्या हुआ कि समुद्र के पानी को वो साफ करते हैं, और साफ करने के बाद उसको एक बड़े से वाटर बॉडी में, जलाशय में इकट्ठा रखते हैं। तो आप याद रखना, सऊदी अरब में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने योग्य पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसका सबसे बड़ा जलाशय निश्चित है आपका दुबई में कोई भी नदियां नहीं है आप देखें, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री है, उसने समुद्र का पानी यूज करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कई बार ये भी आ जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा समुद्र के पानी को शुद्ध करके किस देश में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर भी आपका दुबई बनेगा या फिर सऊदी अरब। जो भी ऑप्शन में होगा वही कंट्रीज है आसपास की, उनमें सभी में, इराक, ईरान, इनमें सभी में जो भी डेजर्ट के आसपास वाली कंट्रीज हैं, समुद्र के आसपास वाली कंट्रीज हैं, उन्होंने, और जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। समुद्र तो हमारे पास भी है इंडियन ओशन में, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में पानी की इतनी ज्यादा कमी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? इन विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? पृथ्वी के वायुमंडल को हमने 5 मुख्य भागों में बांटा हुआ है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है। उनमें से किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? ओजोन गैस या ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस, और ओजोन गैस क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को समताप मंडल में ही रोक लेती है और पृथ्वी की रक्षा करती है। इसलिए हमने ओजोन गैस को बोल दिया पृथ्वी का सुरक्षा कवच, अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ। तो आपके लिए यह भी क्वेश्चन है, किस गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है या अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो आप याद रखें, ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। लेकिन बच्चों हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी ने तो हमें बचाने के लिए समताप मंडल में ओजोन गैस को दे दिया ताकि हम पराबैंगनी किरणों से बचे रहें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि वायुमंडल में सीएफसी गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सीएफसी गैसें हैं वो क्या करती हैं, वो समताप मंडल में ओजोन गैस को नष्ट कर देती हैं। तो इससे क्या हुआ, समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी आ गई। इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं, ओजोन छिद्र या ओजोन होल। तो अब हमें क्या करना पड़ा, 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन डे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ओजोन डे या ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्या आप मनाते हैं? अगर नहीं मनाते हैं तो आप अपनी ओजोन गैस को बनाए रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई तो हमारी पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। जहां पर जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे मेल्ट हो जाएंगे, सारे पिघल जाएंगे, और जहां पर सूखा है वहां और ज्यादा सूखा पड़ेगा, सारी वनस्पति सूख जाएगी, मानव में अनेक बीमारियां होंगी, त्वचा संबंधी कैंसर होने लगेंगे। तो हमें ओजोन को बचाना है, हमें अपने अस्तित्व को बचाना है। इसीलिए हमें क्या करना है, 16 सितंबर को ही नहीं, हमें हर रोज ऐसे प्रयास करने हैं जिससे ओजोन गैस नष्ट ना हो और जो हमारा ओजोन छिद्र हुआ है वो जल्दी से भर जाए। तो आप क्या करते हैं ओजोन छिद्र को बचाने के लिए? आपके लिए क्या विचार है आपके मन में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये है हमारा, आप जानते हैं पूरे वायुमंडल को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे निचली परत जो पृथ्वी है, इसके पास जो सबसे पहली परत है ये कौन से, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, फिर दूसरी आपकी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मिलेगी आपकी मध्य मंडल, फिर है आपका आयन मंडल या थर्मोस्फियर भी इसको बोलते हैं, फिर आपकी मिलेगी बाह्य मंडल या एक्सोस्फियर। तो आप इनका एक बार क्रम जरूर याद रख लेना, और याद रखना समताप मंडल का ही भाग है ओजोन गैस या ओजोन परत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी बच्चों। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड? तो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है?
तो जो डेज हैं, मैंने एग्जाम जो जीडी के एग्जाम हुए आज तक मैंने उनका एनालाइज किया और नोटिस किया कि जितने भी एग्जाम है उनमें जो इंटरनेशनल डेज होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो याद रखना, आपको जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो भी याद करने। हम डेज क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि मानव इतना प्रगतिशील है, मानव इतना अपना विकास कर चुका है, वो पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ करता जा रहा है। जो प्रकृति ने हमें चीजें, महत्वपूर्ण चीजें फ्री में दी है, निःशुल्क दी है, उसको हम नष्ट करते जा रहे हैं। तो आपको पता ही है, जितने भी हमारी पृथ्वी है उस पर जितने भी स्थलाकृतियां हैं, लैंड फॉर्म्स है, उनका उसी अनुपात में बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने पर्वतों को काट काट कर क्या कर दिया, समतल कर दिया, उसको उस पर मानव बसाव कर दिया, क्योंकि जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे आप देखिए भारत में क्या है, विश्व का सबसे प्राचीन अवशिष्ट वलित पर्वत माउंट अरावली है। माउंट अरावली एक समय बहुत बड़ा पर्वत था, लेकिन उसको कटाव कर करके हमने मिनरल्स निकाल लिए, उसमें से हमने उसको समतल करके बच्चों उसमें से हमने वो रहने योग्य बना दिया। तो इसलिए हमें पर्वतों का भी बचाव करना है, क्योंकि पर्वतों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं और पृथ्वी का जो धरातल है उसका जो प्रकृति ने हमें दिया है वो सही दिया है। उसमें हम छेड़छाड़ करेंगे तो हमें नुकसान होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। जिस बच्चे को याद था बहुत अच्छा, और जिस बच्चे को याद नहीं था कमेंट जरूर किया करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज द ओनली माउंटेन रेंज विथ स्नो कैप्ड पीक्स? इनमें से कौन सा पर्वत, सह्याद्री, हिमालय, सतपुड़ा या फिर पटकाई, इनमें से कौन से पर्वत पर बर्फ सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, या कौन सा पर्वत एकदम से ढका हुआ है? तो क्वेश्चन है, इसका आंसर है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप जानते हैं, हिमालय पर्वत पर सबसे ज्यादा मात्रा में बर्फ पाई जाती है। सह्याद्री कहां पर है? सह्याद्री ये पश्चिमी घाट पर्वत को ही महाराष्ट्र में बोलते हैं सह्याद्री। तो आप जैसे ही दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर आपको बर्फ कम मिलेगी। बर्फ सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है? हिमालय वाले भाग में मिलती है। सतपुड़ा पर्वत कहां पर है? मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर भी आपको बर्फ नहीं मिलती। पटकाई कहां पर है? पटकाई है आपके ईस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ पर भी आपको बर्फ नहीं मिलती। हाँ, यहाँ रेनफॉल बहुत ज्यादा मिलेगी। तो इसका सही आंसर जो बर्फ से ढका हुआ है वो है आपका हिमालय। आइए देखते हैं कौन कौन से पर्वत हैं। तो ये है बच्चों सह्याद्री पर्वत। ये पर्वत कौन सा है? ये सह्याद्री पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये आपका हिमालय पर्वत आप ही देख रहे हैं बर्फ से ढका हुआ है, और यह है पटकाई। यहाँ पर बादल है, क्योंकि आपको पता ही है पूरे भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? उत्तर पूर्वी भारत में। और इवन आप जानते हैं विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय का कौन सा? मौसिनराम, वो पूर्वोत्तर भारत में ही तो है। तो वहां के जो पर्वत है उन पर बादल ज्यादा मिलेंगे, लेकिन बर्फ ज्यादा मिलेगी हिमालय पर और सतपुड़ा पर्वत, और पश्चिम में यहाँ पर बर्फ नहीं मिलेगी, ना बादल मिलेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में बादल कम मिलते हैं। दक्षिण भारत में जो आपका आइस है वो कम मिलता है। इसका कारण है क्यों? जहां तापमान ज्यादा होगा वहां पर ना बादल बनते हैं वहां पर, लेकिन वहां बर्फ नहीं जम पाती। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा बर्फ जम ही नहीं पाती। जब बर्फ तब बनेगी जब तापमान कम होगा। और जो हमारा दक्षिण भारत है वो भूमध्य रेखा के पास है और कर्क रेखा के पास भी। जैसे ये आपका भारत है, तो ये वाला हिस्सा दक्षिण भारत ये भूमध्य रेखा के पास है। तो और आप जानते हैं भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ याद करते रहिए और जल्दी से अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। किस तरह की जलवायु चाय के बागानों के लिए सबसे उपयुक्त है? Which type of climate is the best suited for tea plantation? तो चाय के उत्पादन के लिए, चाय के बागान के लिए सबसे अच्छी जलवायु कौन सी है? तो ऑप्शन में आपके गर्म और नम जलवायु, शुष्क और धूल भरा, बहुत ठंडा मौसम, शुष्क और वातिक, हॉट एंड humid, ड्राई एंड डस्टी, वेरी कोल्ड एंड वेदर, ड्राई एंड एरिटेड। तो कौन सी जलवायु चाय के बागान के लिए अच्छी है? तो जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गर्म और नम जलवायु। जो चाय के बागान है वो ऐसी जलवायु में लगाया जाएगा जहां की जलवायु गर्म होगी और नम होगी। नम मीन्स उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। तो वेरी सिंपल, जिस भी क्षेत्र में क्या होगा, गर्म जलवायु होगी। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में जब गर्म पवन आएगी, तापमान अधिक होगा, तो वहां पर बारिश भी होगी। और भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? जानते हैं आप सभी? कमेंट में कीजिए। तो भारत में सबसे ज्यादा
चाय का उत्पादन किया जाता है? असम राज्य में। कहां पर बच्चों? असम राज्य में। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो फेमस है, जो टेस्ट के लिए है, वो हमारी ही चाय है, भारत की चाय। और हमारे भारतीय लोग सभी क्या करते हैं? सुबह सुबह चाय के बिना उन सभी की सुबह होती नहीं है। तो चाय कैसी जलवायु में पैदा की जाती है, ये भी आपको जानकारी हो। तो गर्म और नम जलवायु में चाय पैदा की जाती है। यहाँ आपके चाय के बागान, घूमकर भी आइएगा। सुबह सुबह आप चाय तो सभी पीते ही हैं, तो चाय के बागान में जरूर घूमकर आए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आपको जिंदगी में घूमना तो है ही। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? Which of the following mountain range extends across India, पाकिस्तान एंड चाइना? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला इन 3 देशों में फैली हुई है? तो देखो बच्चों, जितने भी हमारे पर्वत हैं, रिवर्स है, माउंटेन्स है, वो जरूरी नहीं है कि एक हो। जो बंटवारा कर दिया वो हमने कर दिया, मानव ने कर दिया, प्रकृति ने बंटवारा नहीं किया। एक पर्वत कई देशों में फैला हो सकता है, एक नदी कई देशों से जा सकती है, प्रकृति में भेदभाव नहीं है। तो आप बताइए इनमें से ऐसा पर्वत कौन सा है जो 3 देशों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर है बच्चों काराकोरम। जो काराकोरम पर्वत है वो 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से में? भारत में भी फैला हुआ है, ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है और चाइना में भी फैला हुआ है। देखिए कैसे, ये आप जानते हैं, ये चाइना वाला पार्ट है, चाइना का पार्ट है, और ये भारत में भी आ चुका और ये पाकिस्तान में भी आ चुका। ये किसका भाग है? ये हिमालय का ही भाग है। हिमालय पर्वत जहां पर आज है वहां पहले टेथिस सागर था। याद रखना इस चीज को भी, यूरेशियन और इंडियन प्लेट की वजह से टेथिस सागर के मलबे में वलन पड़े और हिमालय की उत्पत्ति हुई। और हिमालय केवल एक देश में नहीं है, हिमालय कई देशों में फैला हुआ है। बताइए आप, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कहां पर है? वो नेपाल में है। तो इसका मतलब नेपाल में भी हिमालय है, ठीक है। चाइना का जो तिब्बत पठार है वो भी हिमालय का भाग है। पाकिस्तान में जो ये आपका काराकोरम रेंज फैली हुई है, हिंदू कुश है, गिलगित है, वो सभी क्या है? हिमालय का भाग है। ये भारत में शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय, ये भारत में हिमालय का भाग है। तो हिमालय पर्वत कई देशों में फैला हुआ है। ये आपके म्यांमार में जो पहाड़ियां हैं वो भी, भूटान में, नेपाल में, पाकिस्तान में, चाइना में, भारत में, इन सभी देशों में फैला हुआ हिमालय। अगर हिमालय के भाग किए गए हैं, फिर जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमालय के भाग हैं, तो इस क्वेश्चन में आया हुआ है काराकोरम का। तो काराकोरम श्रेणी फैली हुई है। कई बार आपको हिमालय भी पूछ सकते हैं, तो जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन की लैंग्वेज बदलेगी प्यारे बच्चों, और ऑप्शन बदलेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी, तो आपको पकड़ अपने सब्जेक्ट पर बनाए रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? Which of the following is the longest river of Nepal? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी बताइए। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत के साथ लगी हुई है, ठीक है। तो नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है बच्चों वो है कर्णाली नदी। ये नेपाल हिमालय से निकलकर आती है और ये भारत में भी आती है। इसी का नाम है सरयू नदी, ठीक है, याद रखना इसी चीज को, इसी का नाम सरयू नदी भी है। ये नेपाल में भी बहती है और ये हमारे भारत में भी बहती है, और ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन इस नदी का बन सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा की भी सहायक नदी है, गंगा में आकर मिलती है, और जिसका उद्गम स्थान कौन सा है? नेपाल है। जैसे आपकी कोसी नदी भी क्या है? नेपाल हिमालय से निकलती है और ये भी गंगा की सहायक नदी है। सेम ऐसे ही आपकी कोसी नदी, और ये भी आपकी, इसको घाघरा नदी, सरयू नदी या कर्णाली नदी भी कहते हैं। तो याद रखना, नेपाल में इसका नाम है कर्णाली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके रहने वाले हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? Which of the following rivers flow into the Arabian Sea? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? जिस भी नदी का उद्गम हुआ है, जिस भी नदी की उत्पत्ति हुई है बच्चों, वो हमेशा गिरती है कहां कहां पर? या तो समुद्र में गिरेगी, झील में गिरेगी, किसी गड्ढे में भी गिर सकती है। नदियां ऊंचे क्षेत्रों से आती हैं और नीचे क्षेत्रों में जाकर मिल जाती हैं। नदियां कभी भी काम करती हुई नहीं रुकती, नदी हमेशा अपने जन्म से ही वो काम करना शुरू कर देती हैं।
हैं। देखिए जैसे नदियों की उत्पत्ति होती है वैसे नदियां काम करना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही आप बच्चों, आप भी अभी से काम, जैसे ही आपका एग्जाम की डेट, जरूरी डेट, बच्चे क्या करें, जैसे आपको एग्जाम देना है, आपके माइंड में आया मुझे जीडी एग्जाम क्रैक करना है, तो आप तैयारी में लग जाइए, काम में लग जाइए, बिल्कुल करते रहिए, लगातार करते रहिए नदियों की तरह, आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो बताइए इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर है आपका माही नदी। तो आप देखो नदियां जो भारत की बड़ी हैं वो या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या वो अरब सागर में गिरती हैं। तो इनमें से जो माही नदी है ये गिरती है आपकी अरब सागर में। और माही नदी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के मध्य में जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम ही कर्क रेखा है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों कैसे याद करोगे आप, कैसे याद करोगे जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं? तो अरब सागर में जो नदियां गिरने वाली हैं उसको वेरी सिंपल एक शब्द है समानता। क्या है आपका? समानता। समानता से आप याद कर लोगे, से आ जाएगा साबरमती, मैं से आ जाएगा माहिनती, न से आ जाएगा नर्मदा और तै से आ जाएगा आपके ताप्ती नदी। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी, भारत में लगभग 6000 नदियां हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम में 6000 नदियों को नहीं पढ़ा जाता, मुख्य नदियों को पढ़ा जाता है। तो अरब सागर में बहुत नदियां गिरती हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो है समानता। समानता से आपने याद कर लिया है मुझे लगता है। से साबरमती, मैं से माही, न से नर्मदा और तै से बनता है आपका ताप्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। निम्न में से कौन सा समूह दक्षिणतम भाग है? Which of the following is the southernmost part of the group? इनमें से कौन सा, देखिए द्वीप है, द्वीपों का समूह है। भारत में जो द्वीप पाए जाते हैं वो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं और अरब सागर में पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी का जो द्वीप समूह है वो जानते ही हैं आप, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जो अरब सागर में द्वीप है, यहाँ पर जो अरब सागर में द्वीप है वो क्या है? लक्षद्वीप समूह। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा द्वीप सबसे दक्षिणतम है? तो लक्षद्वीप समूह का, लक्षद्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप है? 36 द्वीप हैं। उनमें से जो मिनिकॉय सबसे ज्यादा दक्षिण में है, याद रखना। लक्षद्वीप समूह में जितने भी द्वीप हैं वो कैसे हैं? प्रवाल द्वीप हम उसको बोलते हैं, ये भी याद रखना। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों को हम बोलते हैं कोरल आइलैंड्स, प्रवाल द्वीप, क्योंकि उनका निर्माण समुद्र में रहने वाले एक प्रवाल जीव के द्वारा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका अरब सागर में मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का ही एक द्वीप है जो कि सबसे दक्षिणतम है। और ये कैसा द्वीप है? कोरल द्वीप, ठीक है ना, याद रखना, प्रवाल द्वीप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? इन विच माउंटेन रेंज इज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक केटू लोकेटेड? आपको बताना है, आपको एक क्वेश्चन तो यही याद हो चुका है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन विश्व की दूसरी ऊंची चोटी, दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी केटू है। तो आप बताएंगे वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज केटू। इन विच रेंज? तो आप बताएंगे किस पार्ट में है वो? हिमालय के अलग अलग भाग किए हुए हैं। तो इसका आंसर है काराकोरम श्रेणी। जो केटू है, केटू का ही दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। केटू का ही दूसरा नाम बच्चों गॉडविन ऑस्टिन भी है। गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी का भाग है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, ठीक है बच्चों। और विश्व की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है केटू, या इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन। हमने इसका नाम केटू ही रखा था। आप जानते हैं भारत में आए थे आपके अंग्रेजों ने बहुत चीजों पर कब्जा किया और भारत की बहुत ज्यादा चीजों को वो अपने देश लेकर भी गए हैं। और एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उनका नाम था गॉडविन ऑस्टिन, उन्होंने अपने नाम पर रख लिया केटू चोटी का नाम गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन या केटू एक ही चोटी के दोनों नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होना। और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है काराकोरम को। नेक्स्ट, ये है आपकी केटू। देखिए वैसे तो जो अब हमारी जो ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं भारत के मैप में, ये भारत ये है बच्चों। लेकिन क्या हुआ, ये हिस्सा क्या है? पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने। और आजकल तो मैप में भी भारत का ये हिस्सा कटा हुआ दिखा देते हैं क्योंकि कब्जा है ये, और ये गलत बात है। तो केटू जो चोटी है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो डिस्प्यूटेड है। तो कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन सी चोटी को लेकर
भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। तो आप याद रखें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादित चोटी है वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। कहां पर है? ट्रांस हिमालय में है या काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अगर ये चोटी इस पूरे पीओके पर हमारा अधिकार हो जाएगा तो फिर हमारी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी K2। हम इसको कोई मानता भी है, कई वन बुक्स में भी लिखा रहता है, लेकिन इस पर ये विवादित है थोड़ा सा। ये विवादित ऊंची चोटी, डिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर K2 होता है। और विवादित जैसा कोई वर्ड नहीं है तो आप लगा देना कंचनजंगा पर। नेक्स्ट, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? विच प्लेनेट इज ऑर्बिटेड बाय टाइटन, द सेकंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। तो देखिए बच्चों, हमारी पृथ्वी कहां पर है? सौरमंडल में। ठीक है, सौरमंडल में ग्रह भी मिलते हैं, उपग्रह भी मिलते हैं। तो पृथ्वी एक प्लेनेट है, पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि वो सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो जो मून है, चंद्रमा है, वो क्या है? वो उपग्रह है। तो ज्यादातर जितने भी हमारे सौरमंडल में जो जितने भी 8 ग्रह हैं उनके चारों तरफ भी उपग्रह सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं सैटेलाइट। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जो सोलर सिस्टम है हमारे, उसमें दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा क्या है? आपका टाइटन है। सबसे बड़ा चंद्रमा वो बोल रहे हैं उपग्रह को। ठीक है, वैसे तो जितने देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। और उसका लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है वो है गैनीमेड। गैनीमेड ही सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इसी तरह जो टाइटन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है ये पूछ रहे हैं, या चंद्रमा क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख दिया वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है। टाइटन क्या है? शनि का उपग्रह है। और ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो वो गैनीमेड है। किसका उपग्रह है? वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। नेम द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में लगभग 500 द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पर भी चोटियां हैं। तो ये बताइए इनमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की ऊंची चोटी भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, दक्षिण भारत की भी ऊंची चोटी पूछ लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप की भी ऊंची चोटी एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको भी याद रखना। इसकी ऊंची चोटी है सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे सैडल पीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेथन बांध किस राज्य में स्थित है? मेथन डैम इज इन विच स्टेट? मेथन बांध किस राज्य में है? बांध का निर्माण हम क्यों करते हैं? बांध का निर्माण हम करते हैं बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, और आजकल तो हम पर्यटन के लिए भी बांधों का निर्माण करने लगे हैं। तो आप बताइए बांध। और ये जो डैम है क्लासिकल डांस है, और ये आपके जो डेज होते हैं आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैंने देखे हैं। तो आप याद रखना जो हम यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन करवा रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो आंसर है इस क्वेश्चन का बच्चों झारखंड। झारखंड राज्य में मेथन बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से कितने वर्ष पहले हुई थी? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इयर्स बिफोर द करंट एज डिड द सन ओरिजिनेट? वर्तमान समय से पृथ्वी या सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्षों पहले हुई थी? हमारा यूनिवर्स जहां पर आज है वहां पहले हीलियम थी, हाइड्रोजन थे और धूल के कण थे, और उससे आप देखो हीलियम, हाइड्रोजन और धूल के कणों से इतना सुंदर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, इतनी सुंदर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो बताइए हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पहले हुई? पृथ्वी भी पूछ सकते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में सूर्य को पूछा है। अगर पृथ्वी पूछे या सूर्य या चंद्रमा भी पूछ सकते हैं आपसे, या फिर बुध भी पूछ सकते हैं, मरकरी भी पूछ सकते हैं, किसी भी ग्रह का नाम आ सकता है। तो आप सभी का नाम याद रखेंगे 4.6 वर्ष पहले, 4.6। ठीक है ना? तो इतने वर्षों पहले क्या हुआ था? पृथ्वी और सूर्य की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट, मंगल ग्रह का वातावरण ज्यादातर से बना है। द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज मोस्टली मेड अप ऑफ। तो मंगल ग्रह में इनमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? देखिए जिस तरह से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, इस तरह से जो दूसरे प्लेनेट है उनमें से कुछ का वायुमंडल भी है, कुछ का नहीं है।
तो वायुमंडल क्या होता है? गैसें। तो जैसे हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें मिलती हैं, बाकी दूसरों पर भी मिलती हैं। तो मंगल के जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में है CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी है? पृथ्वी के वायुमंडल में तो केवल ये 0.03% है, और वायु इसमें सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा की बात करें तो जो सबसे ज्यादा है वो है आपका वीनस, शुक्र ग्रह में सबसे ज्यादा ही CO2 गैस पाई जाती है, और तभी तो वो हॉटेस्ट प्लेनेट है। उसका सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, वीनस, क्योंकि उसके पास CO2 बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। और आप जानते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये सूर्य से आने वाले जितना भी प्रकाश है उसको एब्सॉर्ब कर लेती है, ये वापस नहीं जाने देती, ठीक है, इसीलिए शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? Which of the following rivers is not a tributary of river कृष्णा? ये नाम दिए हुए हैं सहायक नदियों के, ट्रिब्यूटरी के। जो एक बड़ी नदी होती है उसमें छोटी छोटी नदी आकर मिलती हैं, उसको हम सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी नदी कहते हैं। ट्रिब्यूटरी रिवर, तो आप बताएंगे इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर है बच्चों बेतवा। जो बेतवा नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? यमुना की। कृष्णा की सहायक नदी है वेन्ना, भीमा, कोयना, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ी। और कहां पर गिरती है? वो गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो जो उसकी सहायक नदियां हैं तो वो भी कहां पर गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में ही गिरेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? इन विच स्टेट इज भांगड़ा डांस प्रिवेलेंट? इनमें से भांगड़ा, देखिए आपके एग्जाम में क्लासिकल डांस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी बच्चे क्लासिकल डांस जितने भी हैं भारत के वो याद कर लेंगे, डेज याद कर लेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उसी चीजों को आप याद कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए वो तो आपको सबसे पहले याद करना है। हमेशा ये एग्जाम है, कंपटीशन है, पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं, टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम कवर कर लेंगे जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, फिर हम एडवांस में भी कवर करेंगे सारे टॉपिक को। जो भी सिलेबस बनता है सारा सिलेबस हम यहीं पर कवर करेंगे। तो इसका आंसर है बच्चों पंजाब। पंजाब राज्य में भांगड़ा आपने देखा ही होगा, सबसे ज्यादा भांगड़ा पंजाब राज्य में ही किया जाता है। नेक्स्ट आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? डैम आप जानते हैं, डैम से हम बिजली उत्पादन करते हैं, अभी आपको बता रही था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का संबंध भी डैम से ही है, उसी के अंतर्गत हम करते हैं बांध का निर्माण। तो हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चलिए ये थे क्वेश्चन आज आपके। तो आज की क्लास में यही क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी बने रहिए राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर और लगातार आप पढ़े, रेगुलर पढ़े। यहाँ पर आपके लिए जितने भी जीएस के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग के हैं, जो आप एग्जाम में आपका सिलेबस है, सभी के क्वेश्चन आपको एक से एक बढ़कर मिल ही रहे, आप खुद फील कर रहे हैं। और देखिए आप जब पूरे दिन पूरा सिलेबस एक तरह से पढ़ लोगे आप हमारे साथ, आप में जो परिवर्तन आए वो कुछ समय के बाद दिखाई देगा। एक दिन की क्लास से, 2 दिन की क्लास से आपको अपने अंदर परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। बच्चों निरंतरता बहुत जरूरी है, तो रेगुलर रहें राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक भी करें। और जब रिकॉर्ड हो जाती है क्लास तो रिकॉर्डेड क्लास को भी आप देख सकते हैं, और रिकॉर्डेड क्लास में भी आप आंसर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं तो आप लाइव क्लास ज्यादा लें, क्योंकि लाइव क्लास में हम और आप आमने सामने होते हैं, हमारी बातचीत होती है। लर्निंग के लिए टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। जब तक आप और हम बातचीत नहीं करेंगे, हम आप मिलेंगे नहीं, तब तक लर्निंग जो सीखना है वो अच्छा नहीं होता। तो हमसे कनेक्टिविटी बनाए रखें, ऑफलाइन क्लास की आप तरह पढ़ें। जितना भी पीडीएफ है, जितना भी जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो इसीलिए आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो बच्चों चलिए ठीक है, थैंक यू, अपना ध्यान रखें और इसी बार उम्मीद रखें कि, और उम्मीद नहीं पूरी कोशिश करें, जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं, जितना भी आप में जोश है, जितना भी आप में दम है, जितनी भी आप में एनर्जी है, आप हमारे भारत के यूथ हैं, अपने घर के आप चिराग हैं, तो उतनी मेहनत आप लगा दीजिए। इसी बार आपको एग्जाम क्रैक करना है। टाइम भी बहुत ज्यादा बच्चों नहीं है आपके पास, तो जितना भी टाइम है उसको अगर सही इस्तेमाल करोगे, आप उसको अगर आप सही यूटिलाइज करोगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो थैंक यू बच्चों, गुड लक, हमारा आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और उसके साथ साथ हम भी आपके साथ हैं। लेकिन आपको भी अपना राइज स्मार्ट पर टाइम देना पड़ेगा। चलिए फिर अगेन गुड लक बच्चों, थैंक यू।